हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पर हम आज करने वाले हैं संपूर्ण पेडागोजी की क्लास। इसमें हम करेंगे पीवाईक्यू, करेंगे कुछ गैसिंग क्वेश्चंस करेंगे, साथ ही करेंगे कुछ मेन पॉइंट जो है आपके एग्ज़ाम रिलेटेड हैं, जहाँ से क्वेश्चन आपके हर बार एग्ज़ाम में बनते हैं। फुल ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, इनसे बाहर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं बनेंगे। और जहाँ मुझको लगता जाएगा वहाँ पर मैं इसको एक्सप्लेन भी करती जाऊँगी साथ साथ में क्वेश्चनों को। तो चलिए, अच्छी तैयारी के लिए साथ में बने रहिएगा, क्लास को पूरा देखिएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर हमने संपूर्ण पेडागोजी के रिवीजन को ले लिया है। इसी पूरी वीडियो से आपकी संपूर्ण पेडागोजी कवर हो जाएगी। तो चलिए करते हैं क्लास। यहाँ दिया है विकास क्रम की एक रूपता। तो विकास क्रम की एक रूपता क्या होती है? ये होती है, मान लीजिए आपने देखे होंगे छोटे बच्चे, तो सबसे पहले सभी बच्चों में क्या होता है, बच्चे के सर का विकास होता है। बच्चे के सर के विकास के बाद बच्चे के क्या होता है, बच्चा धीरे धीरे अपने हाथ पैर चलाना सीखता है। फिर क्या करता है, फिर वह धीरे धीरे बैठना सीखता है और चलना सीखता है। तो सभी बच्चों में ये क्रम जो होता है समान होता है, अर्थात विकास जो होता है क्रम की एक रूपता का पालन करता है। ऐसा नहीं है कि एक बच्चे के सर का विकास हुआ है, दूसरा बच्चा क्या है सीधा चलना सीख गया है, सीधा दौड़ना सीख गया है, या बहुत अच्छा बोलना सीख गया है, या उसमें भाषा का विकास पहले हो गया है। तो ऐसा नहीं होता है। बच्चों में विकास के क्रम में एक रूपता पाई जाती है, सब में जो ये क्रम होता है वो समान होता है। अब बात करते हैं, यहाँ पर वृद्धि एवं विकास की गति की दर एक सी नहीं रहती है। क्या तात्पर्य है? यहाँ पर आपने देखा होगा बच्चे जब शैशव अवस्था में होते हैं, 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है, इस अवस्था में बच्चे का विकास जो है बहुत तेज़ी के साथ होता है। उसके बाद क्या होता है, जैसे उसकी बाल्यावस्था आती है, उसके विकास की जो गति है वो धीमी हो जाती है, उसकी वृद्धि भी कम हो जाती है। जैसे ही किशोर अवस्था आती है, बच्चे की वृद्धि और विकास की गति जो है फिर से एक बार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और फिर प्रौढ़ अवस्था आते आते धीरे धीरे वह फिर कम हो जाती है। इसी तरह से बच्चे के जो वृद्धि और विकास की दर है वो कैसी है, वो एक सी नहीं रहती है, कभी बढ़ती है और कभी घटती है। तो ये बात यहाँ पर आपकी क्लियर हो गई होगी। अब आगे दिया है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, इसको आप कैसे समझेंगे? जब बच्चा बोलना सीखता है तो शुरू में 1 या 2 शब्द बोलता है, उसके बाद पूरे सेंटेंस बोलना सीखता है, और उसके बाद क्या करता है, उसको भाषा का ज्ञान हो जाता है, भाषा में उसकी अच्छी पकड़ बन जाती है, वह हिंदी भी बोलता है और साथ ही क्या अन्य लैंग्वेज भी साथ में सीख लेता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि बच्चा जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर चल रहा है। तो इससे आप क्या समझते हैं कि बच्चा जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। बात हो रही है यहाँ पर एकीकरण का सिद्धांत। तो एकीकरण का सिद्धांत क्या होता है? जब आप लिखना सीखते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो आप पेन ही पकड़ना सीखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, सेंटेंस बनाना सीख जाते हैं, अच्छा सा लिखना सीख जाते हैं। उसी तरह से जब एक छोटा बच्चा होता है तो वो क्या करता है, स्टार्टिंग में अपने हाथ को, अपनी उंगलियों को अलग अलग करके हिला सकता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता रहता है, विकास उसका बढ़ता रहता है, तो उसमें क्या होता है, वो पूरा हाथ एक साथ हिला सकता है, अपने पंजे को क्या कर सकता है, मोड़ सकता है, अपनी मुट्ठियाँ बना सकता है, और क्या कर सकता है, फिर वह धीरे धीरे अपने खिलौनों को पकड़ने की कोशिश करता है और उनसे खेलना सीख जाता है। एक टाइम ऐसा आता है बच्चा जो है अपने पूरी मुट्ठी की पकड़ बनाकर चीज़ों को उठा सकता है, गेंद उठा सकता है, पैर उठा सकता है। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि एकीकरण के सिद्धांत का बच्चा जो है पालन करता है। तो यहाँ एकीकरण का सिद्धांत आपने समझ लिया है। आगे इसमें दिया है विकास सीधा न होकर वर्तानुकार होता है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई लैंग्वेज सीखी तो आपको एक ही दिन में सारी लैंग्वेज आ गई है, आप बहुत अच्छे से उसको स्पीक करने लगे हैं। उसमें समय लगता है, धीरे धीरे करके चीज़ें आप सीखते हैं। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि विकास सीधा न होकर वर्तानुकार है, कभी उसका क्रम बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। आगे दिया है वृद्धि और विकास की जो क्रिया है वो वंशानुक्रम और वातावरण का क्या है, संयुक्त परिणाम होता है। किसी के वृद्धि और विकास की बात करते हैं तो वो वंशानुक्रम पर भी निर्भर करती है और साथ ही वातावरण पर भी निर्भर करती है। यहाँ पर आप जान लेंगे बच्चे की जैसे आंखों का कलर है, बच्चे के बाल हैं, या बच्चे को कोई बीमारी हो गई है मान लीजिए, तो वो कैसा हो सकता है, वंशानुक्रम हो सकती है। बच्चे के माता पिता में जैसे लक्षण होते हैं वैसे बच्चे में भी पाए जाते हैं। इसका मतलब है बच्चे के वृद्धि और विकास में वंशानुक्रम का रोल होता है। उसके बाद देख लेते हैं वातावरण। वातावरण का क्या रोल होता है? जैसा एटमॉस्फेयर आप अपने बच्चे को देंगे बच्चा वैसा ही सीखेगा। अगर आपके बच्चे के पास का माहौल बहुत अच्छा है तो बच्चा चीज़ों को वैसे ही सीखेगा। एक ऐसा होता है कि बच्चे जो हैं ऐसे बच्चों के साथ रहते हैं जो अच्छे से बातें नहीं करते, मैनर्स लेस होते हैं, शरारतें करते हैं, तो बच्चा जो है उन्हीं के जैसा बन जाएगा। तो यहाँ पर वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम बच्चा होता है, ये आप कह सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब बात कर लेते हैं बुद्धि। इस टॉपिक से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो इसका जो सबसे ज़्यादा सिद्धांत दिए हैं तो जिसने दिए हैं वो कौन है? बुद्धि के 8 सिद्धांत दिए हैं। 8 प्रकार की बुद्धि किसने बताई है? गार्डनर ने बताई है।
तो यहाँ पर गार्डनर का नाम बहुत ज़्यादा बार आता है और इससे क्वेश्चन जो हैं आपके बनते ही बनते हैं। तो इन्होंने बुद्धि कितने प्रकार की बताई है, इन्होंने बुद्धि 8 प्रकार की बताई है, जिसमें कैसी बुद्धि हो जाती है आपकी स्थानीय हो जाती है, स्थानिक बुद्धि आप बोल सकते हैं, भाषिक बुद्धि बोल सकते हैं, साथ ही क्या बोल सकते हैं, संगीतमयी बुद्धि बोल सकते हैं, और बोल सकते हैं अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है। इन्होंने कई तरह की बुद्धि जो है व्यक्ति में बताई है। प्राकृतिक बुद्धि का भी उदाहरण इन्होंने दिया है, इन्होंने सिद्धांत दिया है, तो इसको भी आप लर्न कर लेंगे। इससे क्वेश्चन आपका 1 नंबर का आएगा ही आएगा, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में। फिर आते हैं बालक का समाजीकरण। तो बालक का समाजीकरण क्या होता है? समाजीकरण का अर्थ होता है बच्चा समाज के साथ अंतःक्रिया कब करना सीखता है। तो वो उसमें किस किस का रोल होता है? उसमें रोल होता है वंशानुक्रम का, परिवार का, पड़ोस का और स्कूल का। यहाँ पर बात कर लेते हैं परिवार की। तो परिवार जो होता है ये प्राथमिक संस्था के अंतर्गत आता है। परिवार में आ जाएंगे आपके बच्चे के माता पिता, उसके भाई बहन या घर के सदस्य, तो ये आ जाते हैं उसके प्राथमिक संस्था के अंतर्गत। बात कर लेते हैं द्वितीय संस्था में। तो द्वितीय में आ जाएगा उसका पास पड़ोस, ये आ जाते हैं द्वितीय में। और स्कूल जो होता है ये भी द्वितीय में आते हैं। और साथ ही क्या कार्य क्षेत्र है, खेल का मैदान है, तो ये भी बच्चे के द्वितीय संस्था के अंतर्गत आते हैं, जिसमें बच्चे का समाजीकरण होता है। यहाँ पर दिया है इंद्रिय जनित गौमक अवस्था। तो ये किसकी अवस्था है? ये 4 अवस्था किसने दी है? ये चारों अवस्थाएं जो हैं जीन पियाजे ने दी हैं और इनसे क्वेश्चन 100% आता है। जीन पियाजे हो, वाइगोत्स्की हो या कोहलवर, इन तीनों से एक एक दो क्वेश्चन आपके पेपर 1 और पेपर 2 में हर बार बनते हैं, हर एग्ज़ाम में बनते हैं। तो चलिए इसको भी जान लेते हैं। इन्होंने 4 अवस्थाएं दी हैं बच्चे में विकास की। कौन कौन सी? पहली दी है इन्होंने जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था, इसको बोला जाता है इंद्रिय जनित गामक अवस्था। इन्होंने अपने बच्चों पर ही परीक्षण किए, अपने बच्चों को ही इन्होंने मॉनिटर किया, उनको देखा, उनको ऑब्जर्व किया और उसी के आधार पर इन्होंने बच्चों की इस अवस्थाओं का वर्गीकरण किया है। पहली अवस्था में बच्चे क्या करते हैं? इसको सेंसरी मोटर एज भी बोला जाता है। आप इन अवस्थाओं के नाम ध्यान रखेंगे क्योंकि इनके नाम एक से अधिक हैं और कभी कुछ नाम लिख कर आ जाता है, कभी कोई नाम एग्जाम में आ जाता है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है? अनुकरण करके चीज़ें सीखता है, कॉपी करके चीज़ें सीखता है। बच्चा जो क्या करता है? अपने माता पिता को देखता है तो उनका अनुकरण करता है कि वो कैसे कर रहे हैं, अपने भाई बहन को देखकर सीखता है। तो यहाँ पर बच्चा जो है अनुकरण करके सीखता है और उसमें क्या आ जाता है? वस्तु का स्थायित्व जो है वो आने लगता है, धीरे धीरे वस्तुओं को पहचानना वह शुरू करता है। दूध पीता है, उसको वही बोतल चाहिए, अगर आप दूसरी बोतल में देंगे, दूसरे कलर की बोतल में देंगे तो बच्चा उसको नहीं लेगा। जिस खिलौने से बच्चा खेलता है उसी से खेलना पसंद करता है। आगे दिया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसकी एज कितनी होती है? इसकी एज होती है 2 से 7 वर्ष की। इसे बोला जाता है बाल्यकाल की अवस्था। तो इसमें बच्चा जो है क्या करता है? चीज़ों में अंतर कर सकता है, चीज़ों को पहचान सकता है और उनके बारे में अपनी तार्किक समझ भी विकसित कर सकता है। चलिए आगे देख लेंगे कौन सी एज है। उसके बाद आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसकी एज कितनी होती है? इसकी एज होती है यहाँ पर 7 से 11 वर्ष की अवस्था। बच्चे की जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है इसमें बच्चा क्या कर सकता है? इसमें बच्चा तार्किक चिंतन जो है ये प्रारंभ करता है। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि वो तार्किक चिंतन करता नहीं है, प्रारंभ करता है। आप ये चीज़ ध्यान में रखकर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कई बार क्वेश्चन में इसी तरह से कन्फ्यूजन हो जाता है। एक में दिया होता है कि बच्चा तार्किक चिंतन करता है और दूसरे में दिया होता है कि तार्किक चिंतन जो है बच्चा किस अवस्था में प्रारंभ करता है। तो प्रारंभ करने की बात आएगी तो 7 से 11 वर्ष होगा। और बच्चा जो है क्या करता है? किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए तार्किक चिंतन करता है। तो वहाँ पर आ जाएगी आपकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये होती है 11 वर्ष से आगे की अवस्था। तो यहाँ पर बच्चा जो है तार्किक चिंतन जो है ये क्या करता है? करता है। और जो चीज़ें उसके सामने नहीं है, जो अमूर्त हैं, उनके बारे में भी बच्चा बात कर सकता है। तो यहाँ पर अमूर्त का मतलब हो गया जो चीज़ें प्रत्यक्ष ना हो। चलिए अब आगे देख लेंगे यहाँ पर क्या दिया है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है समावेशन कहलाती है। यहाँ पर आप देख लेते हैं बच्चे के दिमाग में कोई ना कोई चीज़ के लिए कुछ ना कुछ जानकारी पहले से होती है। मान लीजिए आपने बच्चे को एक कुत्ते के बारे में बताया कि कुत्ते के 4 पैर होते हैं और वह काले रंग का होता है। तो बच्चे ने काला कुत्ता देखा और उसके बारे में उसने एक अपनी धारणा बना ली है, एक समझ बना ली है। अब क्या होता है? अगली बार उसने क्या देखा? एक वाइट कलर का कुत्ता देखा और यहाँ पर वह अपनी मम्मी से पूछता है कि ये क्या है। तो मम्मी बताती है कि ये एक कुत्ता है। तो बच्चा जो क्या करता है? जो उसकी समझ पहले से बनी हुई थी उसमें थोड़े चेंजेस कर लेता है, संशोधन कर लेता है। वह जान लेता है कि कुत्ता जो है काले रंग का होता है, तो कुत्ता एक सफ़ेद रंग का भी हो सकता है, ब्राउन कलर का हो सकता है, और कलर के भी कुत्ते हो सकते हैं। तो उसने यहाँ पर क्या कर लिया? जो उसका पहले से प्लस ज्ञान था उसमें क्या कर लिया? यहाँ पर उसने संशोधन कर लिया है, कुछ चेंजेस कर लिए हैं। तो इसको कहते हैं समावेशन। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है एक गतिशील अवधारणा है जो सीखने के नए अवसरों, नए अनुभव, नई यात्रा, अध्ययन व संवाद के माध्यम से बनते हैं।
उसमें नई नई चीज़ें जुड़ती जाती हैं। अर्थात क्या है, बच्चा जो है अपने सीखने में नए नए अवसर उसको मिल रहे हैं, नए नए अनुभव वह प्राप्त कर रहा है, जैसे यात्राओं के माध्यम से, अध्ययन में या संवाद के माध्यम से उसमें नई नई चीज़ों को जोड़ रहा है। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है यहाँ पर स्कीमा। स्कीमा कहलाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और स्कीमा का वर्ड भी ये जीन पियाजे ने दिया है और इससे भी बार बार क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं सात्मीकरण क्या होता है। बालक में उपस्थित एक विचार में किसी नए विचार को उसने जोड़ लिया है, तो यहाँ पर ये समावेश हो जाना है या उसका सात्मीकरण कहलाना है। बात होती है समावेशन की, तो वहाँ पर बच्चा क्या करता है, वहाँ पर बच्चा अपने ज्ञान में चेंजेस करता है और नए ज्ञान को उसमें जोड़ लेता है। यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर बच्चा कुछ चीज़ में चेंज नहीं कर रहा है, उसमें चीज़ें केवल जो वो है जोड़ रहा है। टाइगर क्या है, टाइगर एक खूंखार जानवर है, एक वाइल्ड एनिमल है। आगे उसने उसमें कुछ समझ बना ली है, कुछ और ज्ञान जोड़ लिया है कि टाइगर जो है एक राष्ट्रीय पशु भी है और टाइगर के ऊपर इतनी धारियाँ होती हैं और सबसे तेज़ दौड़ने वाला होता है। तो ये सारे ज्ञान भी उसने उसमें जोड़ लिए हैं, इसमें केवल जोड़े हैं, कोई चेंजेस नहीं किए हैं। तो पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है सात्मीकरण। चलिए आगे देख लेंगे आगे क्या दिया है। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं कोहलबर्ग के नैतिक विकास की अवस्था और सिद्धांतों की। तो इन्होंने कितने स्तर दिए हैं, इन्होंने दिए हैं यहाँ पर 3 स्तर। 3 स्तर इन्होंने दिए हैं और उनके प्रत्येक के कितने चरण हैं, 2 हैं। तो कुल मिलाकर जो चरण हो जाते हैं वो हैं 6 चरण। इन्होंने 6 चरण दिए हैं और 3 स्तर दिए हैं। तो ये चीज़ें आपको जो है ध्यान रखनी है। पहला स्तर जो हो जाता है वो हो जाता है पूर्व नैतिक स्तर, फिर हो जाता है परंपरागत नैतिक स्तर और उसके बाद हो जाता है आत्म अंगीकृत नैतिक स्तर, या इसको बोल सकते हैं पश्च परंपरागत स्तर भी आप इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर कहीं कहीं ये लिख कर आ जाएगा, कहीं कहीं पर पश्च परंपरागत स्तर भी लिख कर आ जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, इनसे क्वेश्चन बनेगा। चलिए आते हैं आगे देख लेते हैं। जब भी बात होती है वाइगोत्स्की की, तो सामाजिक सिद्धांत की बात होती है, सामाजिक अंतःक्रिया की बात होगी। किसकी बात होगी, सामाजिक अंतःक्रिया को आप ध्यान में रखेंगे। जहाँ भी क्वेश्चन में आपको ये दिखे वहाँ पर आप वाइगोत्स्की को टिक करेंगे, वहाँ पर आप वाइगोत्स्की को लगाएंगे। समाज का जिक्र वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर बात कर लेते हैं बाल केंद्रित शिक्षा। तो बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है, इसमें टीचर क्या करता है, सुगमकर्ता का कार्य करता है, केवल बच्चों को वह पाठ देता है। बच्चे अपनी समस्याओं का समाधान खुद करते हैं, खुद से चीज़ों को सीखते हैं। यहाँ पर बच्चे जो हैं एक्टिव होकर कार्य करते हैं और यही बात हो जाती है प्रगतिशील शिक्षा में भी। बच्चे जो हैं खुद से सीखते हैं, एक्टिव होकर चीज़ों को करते हैं और टीचर जो है क्या कार्य करता है, टीचर एक सुगमकर्ता का कार्य करता है, बच्चों को केवल संसाधन उपलब्ध कराता है। तो यहाँ पर बात हो जाती है प्रगतिशील शिक्षा की। ये दोनों पॉजिटिव कीवर्ड हैं, इनको भी आपको ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट की। तो क्या है, ये लागू कब हुआ, ये 2009 में नहीं हुआ, केवल इसका प्रस्ताव 9 में आया था। और ये कब लागू हुआ है, ये 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ है। तो आपको पता लगा कि राइट टू एजुकेशन एक्ट कब लागू हुआ, 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ। इसके अंतर्गत क्या अधिनियम रखा गया है, यहाँ पर रखा गया है राज्य, परिवार और समुदाय की सहायता से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करना है। यहाँ पर सभी बच्चों को, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, उनको राज्य की मदद से, परिवार के हेल्प से या समुदाय की हेल्प से क्या होना है, शिक्षा मिलनी है, अनिवार्य रूप से मिलनी है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चों को शिक्षा मिलेगी कुछ को नहीं मिलेगी। ये अधिनियम बात करता है बच्चों को कैसी शिक्षा मिले, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उन सभी को निःशुल्क शिक्षा देनी चाहिए, अनिवार्य शिक्षा उनके लिए लागू की गई। चलिए आगे देख लेते हैं आगे क्या है। यहाँ पर बात कर लेते हैं भाषा। तो भाषा का जब भी जिक्र आता है तब किसका नाम आता है, नोम चॉम्स्की का नाम यहाँ पर आता है। चॉम्स्की ने बताया कि भाषा अर्जित करने का सिद्धांत क्या होता है। भाषा जो है ये क्षमता कैसी होती है अर्जन की, ये जन्मजात बच्चे में होती है। सभी बच्चे जो हैं जन्मजात क्षमता लेकर विकसित होते हैं या जन्म लेते हैं। और साथ ही इन्होंने क्या बताया, इन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर का जिक्र भी किसने किया है, वो चॉम्स्की ने किया है। तो ये अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि भाषा अर्जन करने की क्षमता कैसी होती है, जन्मजात होती है, और यूनिवर्सल ग्रामर का सिद्धांत किसने दिया, तो ये भी नोम चॉम्स्की ने दिया है। यहाँ पर राइट आंसर चॉम्स्की हो जाएगा। चलिए आगे इसमें देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। जब भाषा की बात हो रही है तो किसकी बात करेंगे, भाषा जो है क्रम फॉलो करती है। भाषा के कुछ कौशल होते हैं। भाषा को हम कैसे सीखते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाषा को हम लिसन करते हैं, सुनते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसको बोलने की कोशिश करते हैं। और जब हमें वह चीज़ बोलनी आ जाती है तब हम उसका प्रयोग करते हैं उसको पढ़ने के लिए। हम उस चीज़ को पढ़ना सीखते हैं और जैसे ही हमें वो चीज़ पढ़नी आती है हम लिखना भी सीख जाते हैं। आपने देखा होगा टीवी सीरियल में क्या होता है, कुछ इंग्लिश के वर्ड आजकल यूज़ होने लगे हैं। लेडीज़ होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, जो सीरियल्स देखती हैं, तो वो क्या करती हैं, वहाँ से कोई कोई वर्ड सीख लेती हैं। मान लीजिए वहाँ से उन्होंने थैंक यू वर्ड ही सीखा, तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, उस वर्ड को उन्होंने वहाँ पर सुना,
फिर उन्होंने उसको अपने घर पर बोलने की कोशिश की, बोलना शुरू किया। उसके बाद कहीं उनको लिखा दिखा तो वह उसको पढ़ना भी सीख जाती हैं, पढ़ने की कोशिश करती हैं। और जो सबसे अंतिम कौशल में आता है वो आता है यहाँ पर राइटिंग। वह क्या करती हैं, उसका प्रयोग करना सीखती हैं, उसको लिखना सीखती हैं। सबसे कौशल जो अंतिम आता है वो क्या है भाषा सीखने में, वो लिखना होता है। अब यहाँ पर इन कौशलों की बात कर रहे हैं तो ये 2 भागों में बांटे हुए हैं। कैसे? एक होते हैं ग्रहणात्मक कौशल जिनको ग्रहण किया जाता है, एक होते हैं उत्पादनात्मक कौशल जिनको यहाँ पर उत्पन्न किया जाता है। तो ग्रहण करने वाले कौशल कौन से हो जाएंगे? ग्रहण करने का मतलब होता है चीज़ों को लेना, अर्थात सुनना और पढ़ना। इसमें बच्चा क्या कर रहा है, कोई भी चीज़ रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है, केवल उनको ऑब्जर्व कर रहा है। तो यहाँ पर सुनना और जो पढ़ना होता है ये ग्रहणात्मक कौशल के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है उत्पादन करने की बात हो रही है, अर्थात चीज़ों को प्रोड्यूस करने की बात हो रही है। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा स्पीक करना। जब भी हम कोई संप्रेषण करते हैं, कुछ बात बोलते हैं या कुछ चीज़ें हम लिखते हैं तो उसके द्वारा हम क्या करते हैं, चीज़ों का उत्पादन करते हैं। यहाँ पर भाषा के चारों कौशल आपने जान लिए हैं, इनका क्रम भी जान लिया है। अब आगे बात कर लेते हैं सृजनात्मक चिंतन को। अपसारी चिंतन क्यों कहा जाता है ये भी जानते हैं। यहाँ पर अपसारी और अभिसारी से भी क्वेश्चन बन जाता है, ये भी एक आपका टॉपिक है। बात हो रही है किसकी, सृजनात्मक चिंतन की। बच्चा जो है क्या है, जब भी कोई चीज़ सीखता है, कोई समस्या का समाधान करता है तो वह एक समस्या के एक से अधिक हल यहाँ पर खोज लेता है। अगर एक से अधिक हल उसने खोज लिए हैं तो ऐसा चिंतन क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सृजनात्मक चिंतन। और इसको बोला जाता है अपसारी चिंतन, अर्थात एक से अधिक उत्तर बच्चे ने प्राप्त कर लिए हैं। अब यहाँ पर दिया है क्या, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। और बात कर लेते हैं अभिसारी चिंतन की। तो अभिसारी चिंतन में क्या होता है, एक समस्या का एक ही समाधान होता है। तो ये हो जाता है अभिसारी चिंतन, अर्थात एक समस्या का एक ही समाधान बच्चा दे पा रहा है। चलिए आगे जान लेते हैं, आगे क्या दिया है। आगे दिया है इसमें भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को स्वनिम बोला जाता है। इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा मैंने राम, यहाँ पर लिखा है मैंने काम। तो यहाँ पर जो ये आ के साउंड बीच में आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर ध्वनि का जो सबसे छोटा साउंड है, जैसे हम राम और काम को लिखने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जो हमारे कंठ से निकलती है। चलिए आगे इसमें देख लेते हैं समस्या समाधान क्या होता है। यहाँ पर बात कर लेते हैं समस्या समाधान की। तो बच्चों को समस्या समाधान का कौशल जो है ये सिखाया जाता है, बच्चे समस्या का समाधान कर सकें, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। एक जो क्वेश्चन आपके बनते हैं वो बनते हैं मूल्यांकन से, कि रचनात्मक मूल्यांकन है या यहाँ पर योगात्मक मूल्यांकन है। तो मूल्यांकन कैसे हो जाते हैं, एक रचनात्मक होता है और एक कैसा हो जाएगा, एक हो जाता है योगात्मक मूल्यांकन। अब इनमें अंतर भी समझ लेंगे कि योगात्मक मूल्यांकन क्या है। योगात्मक मूल्यांकन है जब बच्चे को आप पूरे साल सिखा रहे हैं और साल के अंत में जो परीक्षाएं ले रहे हैं, जो साल के अंत में होने वाली परीक्षाएं हैं, तो वो कैसी कहलाती हैं, वो किस चीज़ का उदाहरण है, वो उदाहरण है योगात्मक मूल्यांकन का। तो ये आपको पता लगा योगात्मक मूल्यांकन क्या है। और यहाँ आप जान लेते हैं रचनात्मक मूल्यांकन क्या है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, ये मूल्यांकन जो होता है जब भी बच्चा अधिगम करता है उसके साथ साथ उसका मूल्यांकन किया जा रहा है, अर्थात जो उसकी सीखने में त्रुटियां हो रही हैं उनको देखा जा रहा है, उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है और साथ के साथ उनका क्या किया जा रहा है, निवारण किया जा रहा है, उन्हें दूर किया जा रहा है। तो इस तरह का जो मूल्यांकन होता है ये आता है आपका रचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत। तो आपने यहाँ पर अंतर कर लिया रचनात्मक और योगात्मक, फॉर्मेटिव और सम्मेटिव क्या होता है। अब आगे देख लेते हैं समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन की यहाँ पर बात की जा रही है। इसका मतलब हो जाता है, इसका तात्पर्य है समाज के सभी वर्गों के बच्चों को क्या करना है, शिक्षा की मुख्य धारा में समाविष्ट कर उन्हें शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराने हैं। सभी वर्गों की बात हो रही है, ऐसा नहीं है कि किसी वर्ग के बच्चों को छोड़ दिया है। सभी वर्ग के बच्चों को मुख्य धारा, शिक्षा की मुख्य धारा में क्या करना है, समावेशित करना है और उनको शिक्षा के समान अवसर देने हैं और साथ ही उनको समावेशित करके एक ही कक्षा में पढ़ाए जाने का प्रावधान इस शिक्षा के अधिनियम के अंतर्गत रखा गया है। ये है यहाँ पर समावेशी शिक्षा। चलिए देख लेंगे इसमें आगे क्या दिया है। आगे दिए हैं कुछ विकार। तो ये विकार क्या है, मौखिक रूप से सीखने व भाषा संबंधी असक्ता के जो विकार हैं वो क्या कहलाते हैं, इसको अफेजिया या डिस्फेजिया आप बोल सकते हैं। जो बोलने संबंधी विकार हैं, बच्चा जो चीज़ें मुंह से बोलता है, फेज का मतलब हो जाएगा, आप फेज समझ लीजिए यहाँ पर, अर्थात जो मुंह से बच्चे चीज़ें बोल रहा है, मौखिक रूप से, ओरल रूप से चीज़ों को बोल रहा है, अगर उसमें से कोई समस्या आ रही है तो इस तरह के विकारों के नाम क्या है, अफेजिया है और डिस्फेजिया है। पढ़ने की असक्ता का मतलब हो जाएगा बच्चे को लर्निंग संबंधी विकार है, बच्चा चीज़ें को पढ़ नहीं पा रहा है, तो ये कहलाता है एलेक्सिया या डिसलेक्सिया। इनको एलेक्सिया या डिसलेक्सिया बोला जाता है। मान लीजिए बच्चा क्या कर रहा है, डी को बी पढ़ रहा है,
डब्ल्यू को एम पढ़ रहा है, तो यहाँ पर ये पढ़ने संबंधी विकार है, अर्थात लर्निंग में उसको प्रॉब्लम आ रही है, तो ये हो जाएगा डिसलेक्सिया। अब आगे देख लेते हैं डिस्ग्राफिया। तो डिस्ग्राफिया अर्थात क्या, लिखने संबंधी विकार होता है वो डिस्ग्राफिया कहलाता है। बस आपको ये ध्यान रखना है, ग्राफ और ग्राफ लिखकर ही बनाया जाता है या पेन का प्रयोग करके बनाया जाता है। तो ग्राफिया अर्थात लिखने संबंधी विकार। फिर आ जाता है डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया ये मैथ वाली टर्म है, कैलकुलिया या कैलकुलेशन आप बोलते हैं, गणना करना बोलते हैं। तो जब भी गणना संबंधी विकार आता है, जब बच्चा गणना सही नहीं कर पाता है, तो ये विकार आता है हमारा डिसकैलकुलिया में। आगे देख लेते हैं डिस्थीमिया। डिस्थीमिया क्या होता है, तो ये होता है कि क्या, ये तनाव संबंधी विकार है। बच्चे को जब तनाव हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है, उसको बोला जाता है डिस्थीमिया। उसके बाद आते हैं किस पर, यहाँ पर दिया है डिस्मोर्फिया। तो डिस्मोर्फिया क्या होता है, यहाँ पर बच्चे को क्या हो जाता है, भ्रम हो जाता है चीज़ों का, वह रस्सी को देखकर सांप समझने लगता है। इस तरह से क्या होता है, ये विकार बच्चे में आता है, तो उसको बोला जाता है डिस्मोर्फिया। आगे देख लेंगे आगे क्या दिया है। यहाँ पर दिया है संज्ञान। तो एक वर्ड आता रहता है संज्ञान या संज्ञानात्मक। तो इस वर्ड को आप समझेंगे, इसका क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है समझ या ज्ञान। बच्चे के अंदर कितना संज्ञान है, अर्थात उसके अंदर कितनी समझ है, कितना किसी वस्तु को लेकर ज्ञान है। तो ये बात संज्ञान और समझ से जुड़ी हुई है। आपने संज्ञान को समझ लिया है। अब बात कर लेते हैं अभिप्रेरणा। इससे भी क्वेश्चन बनता है, अभिप्रेरणा क्या है। अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की कैसे, एक आंतरिक होती है और एक होती है बाह्य। आपने दोनों प्रकार की अभिप्रेरणाओं को जाना, तो अब इनके बारे में भी जान लेते हैं। बात हो रही है जब आत्मसम्मान की, सामाजिक प्रतिष्ठा की, तो ये कैसे हमारे यहाँ पर प्रेरक हो जाते हैं, ये हो जाते हैं बाह्य। व्यक्ति जो है बाह्य रूप से प्रेरित है, किसी को देखकर वह क्या करना चाह रहा है कि मैं भी ऐसा ही बड़ा नेता बन जाऊं या ऐसा ही बड़ा अधिकारी बन जाऊं, तो यहाँ पर वह बाह्य रूप से प्रेरित है। और जब भी बात होती है आत्मरक्षा की, भूख प्यार एवं काम की, तो ये होते हैं हमारे आंतरिक अभिप्रेरक। तो यहाँ पर आपने अभिप्रेरणा को भी जान लिया है। आगे देखेंगे, यहाँ पर दिया है पाड़। ये शब्द बार बार आपके एग्जाम में आता है, दोनों पेपर में आपके बनता है। पाड़ क्या होता है, स्कैफोल्डिंग क्या होता है। जब बच्चा किसी समस्या का समाधान कर रहा होता है और वह उसको नहीं कर पाता है, उसमें कोई ना कोई उसको समस्या आती है, और टीचर यहाँ पर क्या करता है, केवल एक सुगमकर्ता के रूप में होता है, उसको कुछ इशारे देता है, कुछ संकेत देता है। उसका पूरा हल वह उसको नहीं बताता है, कुछ इशारे और कुछ संकेतों के माध्यम से उसकी हेल्प कर देता है। तो यहाँ पर ये कहलाता है पाड़। अब बात करते हैं निदानात्मक शिक्षण और उपचारात्मक शिक्षण। तो निदानात्मक शिक्षण के द्वारा हम बच्चे की समस्याओं का पता लगाते हैं, उसको कहाँ सीखने में समस्या आ रही है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, रेमेडियल टीचिंग उसके साथ करते हैं, उसको उपचारात्मक शिक्षण देते हैं। उन समस्याओं का समाधान करना ही क्या कहलाता है, ये कहलाता है रेमेडियल टीचिंग या उपचारात्मक शिक्षण। तो आपने निदानात्मक शिक्षण जाना और उपचारात्मक शिक्षण को भी जान लिया है। यहाँ पर हमने मेन पॉइंट जो है वो डिस्कस कर लिए हैं, जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब इन चीज़ों को आप ध्यान से कर लेंगे। चलिए अब आगे हम आ जाते हैं प्रैक्टिस सेट पर, अपने क्वेश्चंस पर। हम PYQ के साथ तैयारी कर रहे हैं, साथ ही हम कर रहे हैं कुछ गैसिंग क्वेश्चन। टॉप मोस्ट क्वेश्चन का कलेक्शन हम यहाँ पर लेकर आए हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर हैं। इन क्वेश्चनों को करने के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इस क्लास को आप 2 से 3 बार देख लेंगे तो आपको पेडागोजी का जितना भी डाउट रहता है वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। चलिए करते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है अभिवृद्धि में परिवर्तन जो होता है उसको हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देखा जा सकता है और नापा जा सकता है। आप कहते हैं कोई लंबा चौड़ा व्यक्ति है, कोई तगड़ा व्यक्ति है, तो आपने उसको पता कैसे लगाया, वो पता लगाया आपने उसको देखकर। तो जब भी देखते हैं अर्थात वृद्धि को हम देख सकते हैं, माप सकते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर जो ए है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। यहाँ पर दिया है विकास की प्रत्येक अवस्था में अनेक खतरे हैं, विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, तो प्रभावित भी होता है, और अवस्थाओं में अनेक चेंजेस भी आते हैं। विकास की प्रक्रिया अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं, तो ये भी होती हैं। ये तीनों पॉजिटिव पॉइंट हैं, हमें नेगेटिव ढूंढना है, नहीं वाला आंसर देखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है, तो यहाँ पर नहीं की बात की जा रही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। तो विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं होती, ये संबंधित होती हैं, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया है सभी विकास दर जो है समान नहीं होती। सभी की विकास दर समान नहीं होती। मान लीजिए 2 बच्चों ने एक साथ जन्म लिया है और बी, एक बच्चा पहले बोलना सीख गया है और बी वाला बच्चे ने जो है देर से बोलना शुरू किया है। ये 6 महीने में बोलना प्रारंभ करता है और ये 1 साल का प्रारंभ करता है। तो यहाँ पर क्या अंतर है, यहाँ पर दोनों के विकास में अंतर पाया गया है, इनकी दर जो है समान नहीं है, तो ये पॉइंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
विकास कह रहे हैं रेखीय होता है, विकास रेखीय नहीं होता है। विकास कैसा होता है, वर्तानुकार भी हो सकता है। विकास का क्रम घटता और बढ़ता रहता है, तो ये भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। डी में दिया है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है निम्न में से बालक के विकास की अवस्था के कौन से पहलू हैं। तो विकास के कौन से पहलू हैं, शारीरिक विकास भी बच्चे का शामिल होता है, मानसिक भी, सामाजिक भी, यह सभी अर्थात सर्वांगीण विकास की बात हो रही है, संपूर्ण विकास की बात यहाँ पर होती है। ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है मानव विकास और वृद्धि को समझना एक शिक्षक को बनाता है, किस चीज़ में सक्षम बनाता है। तो मानव विकास और वृद्धि की बात हो रही है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। विविध शिक्षार्थियों को पढ़ाने के बारे में स्पष्ट रहना, ये क्या करता है, मानव विकास और वृद्धि को समझने में शिक्षक को क्या करता है, सक्षम बनाता है। यहाँ पर अगर आप ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, छात्रों को बताएं कि उनको अपना जीवन कैसे बेहतर बना सकते हैं, तो यहाँ पर कोई अभिप्रेरणा नहीं दी जा रही है, ये बात यहाँ पर नहीं हो रही है। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि विविध छात्रों की बात हो रही है और उनको पढ़ाने के बारे में टीचर को स्पष्ट रहना चाहिए कि कोई बच्चा जो है जल्दी चीज़ों को सीख जाता है और उसको सीखने में समय लगता है, तो जिनको सीखने में समय लगता है टीचर उनको अतिरिक्त समय दे और चीज़ें उनको सिखाए। तो यहाँ पर सभी को सिखाने की बात हो रही है, ऑप्शन नंबर जो बी है ये यहाँ करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह के कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन पेडागोजी के आते हैं जिनमें बहुत कम डिफरेंस होता है, जो ऑप्शंस दो दिए रहते हैं उनमें बच्चे को समझ नहीं आता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, बहुत बारीक सा डिफरेंस यहाँ पर रहता है। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है व्यक्तियों के एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। व्यक्ति जो होते हैं एक दूसरे से अलग क्यों होते हैं, तो ये क्यों होते हैं, केवल वातावरण के कारण। जब भी केवल वातावरण या केवल वंशानुक्रम आए तो आप उसको नहीं लेंगे, वंशानुक्रम और वातावरण अगर साथ आता है तो वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दिया है जन्मजात विशेषताओं के कारण। ऑप्शन नंबर 3 में दिया है वंशानुक्रम और वातावरण के बीच जो एक अन्य क्रिया होती है उसके द्वारा। तो यहाँ पर बात वंशानुक्रम और वातावरण की हो रही है, दोनों एक साथ आए हैं, तो ये ऑप्शन ज़्यादा सुटेबल है, ये करेक्ट हो जाएगा। व्यक्तियों में भिन्नता वंशानुक्रम, अपने माता पिता पर भी बच्चा जा सकता है और उसका वातावरण कैसा है उसके कारण भी हो सकती है। यहाँ पर भिन्नता का आपको पता लग गया है। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अनुवांशिकता संबंधी कारक है। तो अनुवांशिकता का मतलब क्या होता है, बच्चे का कलर किस पर गया है, बच्चे की आंखें कैसी हैं, बच्चे के बालों का रंग क्या है, या बच्चे के शरीर में जो भी चीज़ें हुई हैं वो किस तरह से हैं, उसको कोई बीमारी तो नहीं है, अपने माता पिता पर तो नहीं चला गया, तो ये होता है वंशानुक्रम। तो यहाँ पर आ जाएगा आँखों का रंग। आँखों का रंग जो है अनुवांशिकता में शामिल है। बाकी की गतिविधियाँ ये अलग हो जाएंगी, ये वातावरणीय कारकों पर निर्भर करती हैं। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर दिया है सामान्य संयुक्त कोशिकाओं में गुणसूत्रों के जोड़े कितने होते हैं। तो कितने होते हैं, ये होते हैं 23। यहाँ पर दिए होते हैं XX और कितने होते हैं, यहाँ पर XY होते हैं। XY पुरुषों में होते हैं और जो XX होते हैं वो किस में होते हैं, वो महिलाओं में होते हैं। तो यहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 23 होती है और फीमेल में भी 23 होती है, और कुल मिलाकर जो होते हैं कितने हो जाते हैं, ये 46 हो जाते हैं। और यहाँ पर पूछा जा रहा है जोड़े में, तो जोड़े में कितने रहेंगे, 23 रहेंगे, और जोड़े का मतलब हो जाएगा 23 दूनी 46। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है लिंग का निर्धारण होता है। तो लिंग का निर्धारण माता के द्वारा होता है, माता पिता के द्वारा होता है, पिता के द्वारा होता है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर फीमेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं, वो होते हैं 23 और होते हैं क्या, XX। और पिता में कितने होते हैं, पिता में जो होते हैं वो होते हैं 23 और यहाँ पर हो जाएंगे X और Y। जब भी X जो है Y के साथ यहाँ पर युग्म बना लेता है तो तब क्या होता है, तब बच्चे के लिंग का निर्धारण होता है। तो ये किसके द्वारा होता है, ये टोटल डिपेंड करता है किस पर, पिता पर। पिता के जो क्रोमोसोम है उनकी संख्याओं पर, X वाले पर जाता है या Y पर, तो ये उस पर निर्धारित रहता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, पिता के द्वारा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में यहाँ पर दिया है सामान्यतः यह देखा जाता है कि बच्चे जो हैं अपने माता पिता से थोड़े भिन्न होते हैं, तो यह कौन से आनुवंशिकी नियम के अंतर्गत आता है। यहाँ पर माता पिता से भिन्न होने की बात हो रही है, अर्थात उन दोनों में डिफरेंस है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भिन्न की बात है, तो यहाँ पर जो डिफरेंसेस वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर भिन्नता है, भिन्नता आनुवंशिकता के नियम के द्वारा इसका पता लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए। बात किसकी हो रही है, सामान्य कक्षा की हो रही है, तो टीचर का सबसे ज़्यादा ध्यान किस पर होना चाहिए। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, व्यक्तिगत भिन्नता पर। उसको ध्यान रखना चाहिए उसकी कक्षा में जितने बच्चे हैं
उनमें क्या भिन्नताएं हैं, वो किस तरह से सीखते हैं, उनके सीखने का पैटर्न क्या है, उसी के हिसाब से उनको सिखाना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत भिन्नता। अर्थात हर बच्चा जो है सीखने की क्षमता अलग अलग होती है, उसमें अलग अलग बच्चे होते हैं, तो उसी को ध्यान में रखकर उसको पढ़ाना चाहिए। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन में दिया है 2 विद्यार्थियों की बात हो रही है और वो एक ही पाठ को पढ़ते हैं, फिर भी इसका क्या करते हैं, बिल्कुल भिन्न अर्थ वो लगाते हैं, इसके बारे में क्या सत्य है। तो यहाँ पर सत्य क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है ये करेक्ट हो जाएगा। संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करता है। तो व्यक्ति का जो अधिगम है, हो सकता है बच्चे अलग अलग पृष्ठभूमि से आ रहे हों और सेम ही चीज़ को वहाँ पर अलग बोला जा रहा हो। मान लीजिए आपके यहाँ पर आपने ग्लास के बारे में बताया, तो एक बच्चे के यहाँ पर ग्लास को कुछ और बोला जाता है और दूसरे बच्चे की मातृभाषा में उसके पृष्ठभूमि में कुछ अलग बोला जाता है। तो यहाँ पर सेम पाठ को पढ़ते हैं पर अर्थ भिन्न भिन्न लगाते हैं, तो यहाँ पर उनकी पृष्ठभूमि भी मैटर करती है कि वो किस पृष्ठभूमि से यहाँ पर आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद जो होते हैं वो क्या करते हैं। तो ये लाभकारी होते हैं क्योंकि यह विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में टीचर की मदद करते हैं। बच्चे जो हैं एक दूसरे से भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, उनमें व्यक्तिगत विभेद पाए जाते हैं, टीचर को भी काफ़ी हेल्प मिल जाती है, एक बच्चे से दूसरे बच्चों को सिखाने में भी उसका काम आसान हो जाता है। तो ये लाभकारी होता है। ऑप्शन नंबर जो 4 है ये करेक्ट हो जाएगा। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है समाजीकरण क्या है। तो आप जान लेंगे समाजीकरण क्या है। जब बच्चा जन्म लेता है तो वो एकदम न्यूट्रल पैदा होता है, ना तो उसमें असामाजिकरण के तत्व होते हैं, ना ही समाजीकरण की क्रिया उसके अंदर होती है। वहाँ पर बच्चा न्यूट्रल होता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता रहता है तो क्या होता है, 0 से जो 5 साल की उसकी एज है उसमें जो उसके माइंड का विकास हो जाता है वो कितना हो जाता है, 85% तक उसका माइंड का विकास हो जाता है। सबसे ज़्यादा जो जीवन काल में मस्तिष्क का विकास होता है वो 0 से 5 वर्ष की अवस्था में होता है। अब यहाँ पर धीरे धीरे बच्चा क्या सीखता है, समाजीकरण सीखता है, अपने माता पिता से सीखता है, फिर अपने पास पड़ोस से सीखता है, और जब वह विद्यालय जाना शुरू करता है तो अपने स्कूल में अपनी कक्षा में सीखता है। तो यहाँ पर बात होती है किस चीज़ की, अनुकूलन की। बच्चा जो है अपने आप को समाज के अकॉर्डिंग ढाल लेता है, उनकी जो चीज़ें हैं, जो प्रथाएं चली हुई आ रही हैं, जो सामाजिक अंतःक्रिया है उसके अकॉर्डिंग बच्चा अपने आप को अनुकूलित कर लेता है, उनके जैसा बन जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सामाजिक मानदंडों का बच्चा क्या कर लेता है, अनुकूलन कर लेता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर दिया है समाजीकरण। तो समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है ये बताना है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समाजीकरण जो है एक जटिल प्रक्रिया है। यहाँ पर ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों से हो सकता है। प्रत्यक्ष कैसे होता है, जब घटनाएं बच्चे के साथ घटती हैं, या बच्चा खुद से बातचीत करता है या समाज में वयस्कों के साथ अपनी क्या करता है, अनुकूलन को बढ़ाता है, तब समाजीकरण जो होता है उसका प्रत्यक्ष रूप से होता है, खुद से सीखता है। और अप्रत्यक्ष हो जाता है जब माता पिता उसे चीज़ें सिखाते हैं या कोई भी उसको ऐसी चीज़ें सिखाए जो उसके सामने उपस्थित ना हो, उसके बारे में जानकारी दे। तो यहाँ पर जब समाजीकरण बच्चे का होगा तो ये अप्रत्यक्ष रूप से होगा। जो चीज़ें दिखती हैं वो प्रत्यक्ष होती हैं और जो चीज़ें नहीं दिखती वो अप्रत्यक्ष कहलाती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित में से प्रमुख समाजीकरण की एजेंसियाँ कौन सी हैं। तो ये कितनी होती हैं, ये होती हैं 2 प्रकार की। एक होती है प्राथमिक और एक होती है द्वितीयक। तो द्वितीयक में कौन कौन आ जाते हैं, यहाँ पर द्वितीयक में आ जाएंगे क्या, यहाँ आ जाता है मीडिया आ जाएगी, आस पड़ोस आ जाएगा, स्कूल आ जाएगा, वैद्यालयिक संस्थान आ जाएंगे, शैक्षणिक संस्थान आ जाएंगे, औपचारिक संस्थान आ जाएंगे। तो ये द्वितीयक में आते हैं, मीडिया वगैरह भी सब द्वितीयक में आते हैं। और जो प्राथमिक में आता है, प्राथमिक में आते हैं उसके परिवार, उसके माता पिता, भाई बहन, जो घर वाले होते हैं वो सब जो है प्राथमिक में आते हैं। तो यहाँ पर आपको पता लगा कि प्राथमिक समाजीकरण की एजेंसियाँ कौन सी हैं और द्वितीय कौन सी हैं, इससे भी क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर पूछा जा रहा है प्रमुख समाजीकरण की एजेंसियाँ। तो यहाँ पर समुदाय भी हो जाएगा, परिवार भी हो जाएगा, समान समूह भी हो जाएगा और औपचारिक शैक्षणिक संस्थान भी हो जाएंगे। ये सभी जो हैं समाजीकरण की एजेंसियाँ कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। चारों पॉइंट करेक्ट हैं। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन में दिया है बुद्धि लब्धि अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक कौन है। तो बुद्धि लब्धि की बात हो रही है, केवल बुद्धि की बात नहीं हो रही है। बुद्धि लब्धि होता है IQ जो होता है उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो इसकी अवधारणा किसने दी है, इसकी अवधारणा जो दी है वो दी है विलियम स्टर्न ने। विलियम स्टर्न जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर IQ का जो फॉर्मूला होता है वो किसने दिया है, वो दिया है टर्मन ने। इस फॉर्मूले को भी जान लेंगे। MA बटे क्या होता है, CA होता है और इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है यहाँ पर 100। इसका मतलब होता है मानसिक आयु बटे कालक्रमिक आयु या वास्तविक आयु, और मल्टीप्लाई हो जाती है 100 से। यहाँ से हम IQ निकाल सकते हैं। तो ये किसने दिया, ये दिया था टर्मन ने।
और जो बात हो रही है किसकी, प्रथम अवधारणा किसने दी, तो बुद्धि लब्धि की जो प्रथम अवधारणा है वो विलियम स्टर्न ने दी। अगर बात करें बुद्धि की तो वो दिया था बिने ने। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे, उन्होंने केवल बुद्धि का एक अवधारणा दी थी और यहाँ पर बुद्धि लब्धि की बात हो रही है, आईक्यू की बात हो रही है, तो विलियम स्टर्न के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे। जिन बच्चों की जो बुद्धि लब्धि है, आईक्यू है, कितना आता है, 140 आता है या उससे ऊपर आता है, तो वो आते हैं जीनियस की, प्रतिभाशाली बच्चों की श्रेणी में। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है ये करेक्ट हो जाएगा। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया। तो सबसे पहले शब्द का प्रयोग किसने किया, 1885 में गाल्टन ने इस शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद इसके परीक्षण किसने किए, तो वो बिने ने किए। ऑनलाइन एग्जाम में जो है बिने को सीटेट वालों ने सही माना था, पर जो शब्द का प्रयोग की बात होती है तो वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सबसे पहले शब्द का प्रयोग की बात हो रही है, परीक्षण की बात नहीं हो रही है, तो इसलिए गाल्टन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है बुद्धि लब्धि आईक्यू का संप्रत्यय विकसित किया। तो आईक्यू का जो संप्रत्यय है वो किसने विकसित किया, वो टर्मन ने विकसित किया था। ऑप्शन नंबर जो 1 है ये करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको बताया था अभी आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है, आईक्यू बराबर होता है MA और बटे होता है कितना, CA, मानसिक आयु बटे कालक्रमिक आयु या वास्तविक आयु, और कितना मल्टीप्लाई हो जाता है 100 से। तो ये जो दिया था ये दिया था टर्मन ने। ऑप्शन नंबर जो 1 है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। यहाँ पर दिया है बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं होता, तो ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अर्थात क्या, आप ये नहीं कह सकते हैं कि लड़कियाँ कम बुद्धिमान होती हैं और लड़के जो हैं अधिक बुद्धिमान होते हैं। ये लिंग पर डिपेंड नहीं करता है, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, यही बात यहाँ पर लागू होती है। जिसकी बुद्धि का विकास ज़्यादा होगा जरूरी नहीं है कि वो लड़का हो या लड़की हो, यहाँ पर लिंग का बुद्धि के साथ कोई संबंध नहीं होता है। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है वो विद्यार्थी जिनमें अवधान न्यूनता अतिक्रियाशील विकार होता है, ADHD की बात यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर ADHD की बात की जा रही है, तो ये क्या है, उनकी पहचान किस क्षेत्र में उनके सामने वाली चुनौतियों से की जा सकती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। बच्चे में क्या होता है, अतिक्रियाशीलता वाला विकार होता है। तो यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, किसी भी कार्य को लंबे समय तक जारी वो नहीं रख सकते हैं। यहाँ पर बात हो रही है कि उनकी पहचान कहाँ होती है, तो उनकी पहचान इसी क्षेत्र में होती है कि उनमें ध्यान की कमी होती है, तो वो कोई भी कार्य लगातार लंबे समय तक के लिए नहीं कर सकते हैं। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है क्रिया को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अगर आप कोई क्रिया कर रहे हैं, उसको जारी रख रहे हैं और नियंत्रित कर रहे हैं, तो यह प्रक्रिया कहलाती है अभिप्रेरणा। मान लीजिए आपने ठान लिया है कि इस बार आपको सीटेट क्वालिफाई करना है, तो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, पढ़ने की जो क्रिया है उसको जारी आपने रखा हुआ है, नियंत्रित किया हुआ है कि आपको 6 घंटे पढ़ना है तो आप 6 घंटे ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा है कि आपको सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो इसके लिए आप क्या हैं, आप अभिप्रेरित हैं, आपको प्रेरणा मिली हुई है, आंतरिक अभिप्रेरित है। ऑप्शन नंबर जो 4 है ये करेक्ट हो जाएगा। अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है, आंतरिक और बाह्य। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है जन्मजात प्रेरक नहीं है। तो जन्मजात प्रेरक क्या नहीं है, बच्चा माँ के गर्भ से क्या चीज़ें नहीं लेकर आता है और क्या लेकर आता है। तो भूख बच्चे को लगती है, जब बच्चा जन्म लेता है उसको भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, नींद भी आती है। तो ये जो चीज़ें हो जाती हैं ये हो जाती हैं जन्मजात प्रेरक, इनको आप बोलेंगे। और जो जन्मजात प्रेरक नहीं है वो क्या है, तो यहाँ पर जन्मजात प्रेरक आदत नहीं है। आदत जो है ये अर्जित की जाती हैं, बनाई जाती हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता रहता है उसकी आदतों में बदलाव होते रहते हैं, आदतें उसकी बनती चली जाती हैं। तो आदत जो है ये जन्मजात प्रेरक नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का उत्तरण निम्न में से किससे हुआ। तो बात किसकी हो रही है, NCF 2005 की हो रही है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की बात हो रही है। तो ये क्या है, ये कहाँ से आया है, ये एक निबंध है। और ये निबंध किसका है, ये निबंध है रविन्द्रनाथ टैगोर का। तो यहाँ पर आपने जान लिया कि ये क्या है, निबंध है, और किसका है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर का निबंध है। और इसका क्या नाम है, इसका नाम है सभ्यता और प्रगति। इसी से लिया गया है आपकी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। यहाँ जान लेंगे इसके अध्यक्ष कौन है। तो इसके अध्यक्ष जो है उनका नाम है प्रोफेसर यशपाल। तो यहाँ पर अध्यक्ष का नाम जान लेते हैं और बात कर लेते हैं यहाँ पर इसके निदेशक की। तो जो निदेशक रहे हैं वो कौन है, वो है कृष्ण कुमार। तो आपने जान लिया कि अध्यक्ष कौन है और निदेशक कौन है। इससे भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन जाता है। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के दिशा निर्देश के अंतर्गत आता है। तो इसके दिशा निर्देश के अंतर्गत क्या आता है, ज्ञान को स्कूल के बाहर के ज्ञान से जोड़ना, ये भी आता है। पढ़ाई रटंत्र प्रणाली से मुक्त हो, रट्टाफिकेशन को यहाँ पर बंद करना है, समाप्त करना है, ये भी आता है।
परीक्षा को अपेक्षाकृत सरल बनाना, अर्थात कक्षा 1 की आप एग्ज़ाम ले रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि कक्षा 2 का आपने उसमें पूछ लिया है। कक्षा 1 का एग्ज़ाम है तो क्या करेंगे, लेवल जो होना चाहिए कक्षा 1 का ही होना चाहिए, उसी के संदर्भ में बच्चे से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसी तरह की परीक्षा यहाँ पर निर्धारित की जानी चाहिए। तो परीक्षा जो है अपेक्षाकृत सरल बनाना है, तभी बच्चा अच्छे से सीखेगा, तो ये भी इसका पॉइंट है। यहाँ पर उपरोक्त सभी पॉइंट जो हैं ये करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों के विषय में क्या कथन सत्य है। तो क्या कथन यहाँ पर सत्य है ये बताना है। यहाँ पर पाठ्यचर्या पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए, तो ये भी गलत है। अधिगम के अंतर्गत ऐसी समझ वाले प्रश्न आने चाहिए जो समझ में ना आए, ऐसी अवधारणा हो, ये रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे अधिभावी पहचान की अवहेलना करनी चाहिए, अवहेलना की बात हो रही है, इग्नोर करने की बात हो रही है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा बात करती है स्कूल में ऐसा ज्ञान दिया जाए, बच्चे ऐसा ज्ञान प्राप्त करें जो उसको बाहरी जीवन से जोड़ता हो, उसके बाहरी जीवन में उसकी चीज़ों का उपयोग होता हो, तो ऐसा ज्ञान बच्चे को दिया जाएगा। तो ये एनसीएफ की ही बात होती है, एनसीएफ 2005 में ही ऐसी बात कही गई है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगर आपने मेरी टैग वर्ड वाली क्लास नहीं देखी है तो एक बार उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। आप सभी विषयों की पैडागोजी उसी क्लास से सोल्व कर पाएंगे। में दिए हैं पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड पर आधारित प्रश्न और किस तरह से कौन सा क्वेश्चन करना है ये भी यहाँ पर समझाया गया है, तो आप उसको अवश्य देख लीजिएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर दिया है एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना क्या है। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना ज्ञान के निर्माण की एक प्रक्रिया होती है। सीखने के बाद बच्चे का क्या होता है, ज्ञान का निर्माण होता है। ये पॉइंट करेक्ट हो जाएगा। बाकी में दिया है ज्ञान अवरुद्ध करने की प्रक्रिया, तो ज्ञान में रुकावट नहीं आती है, इससे उसके विकास में कोई बाधा सीखने से नहीं आती है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी तो रॉन्ग है ही। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, सीखना कहलाती है। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है एनसीएफ 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा की बात हो रही है, शिक्षा शास्त्र की बात हो रही है, में शिक्षा को किस प्रकार से नियोजित करने की आवश्यकता है। तो किस प्रकार से नियोजित करना चाहिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया है अभिरुचि के अनुरूप, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए है ये ही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर एनसीएफ बात करता है कि जो भी बच्चे को आप पढ़ाएं, बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब है जिसमें बच्चा खुद से करके सीखे, खुद रुचि लेकर चीज़ों को करे, तो वहाँ पर क्या होगा, बच्चे की रुचि होगी तो उसी के अनुरूप जो है बाल केंद्रित शिक्षा अच्छे से नियोजित हो जाएगी, बच्चा अच्छा सीखेगा। आर्थिक स्तर की बात भी नहीं होगी, सामाजिक की नहीं, शारीरिक की भी नहीं। यहाँ पर बात होती है बच्चे की रुचि के अकॉर्डिंग जो है एनसीएफ बात करता है कि उसको सिखाना है। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए। तो कक्षा में शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए, एक उत्प्रेरक के रूप में, एक आदेश देने वाले के रूप में, एक नेता के रूप में, या इनमें से कोई नहीं। तो केवल डिक्टेटर नहीं बनना है, ना ही कोई नेता के रूप में कार्य करना है, और उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एनसीएफ के अनुसार शिक्षक की जो भूमिका है कक्षा में कैसी होनी चाहिए, एक उत्प्रेरक के रूप में होनी चाहिए, अर्थात बच्चे की गति को बढ़ा दे, उसकी गतिशीलता को बढ़ा दे। यहाँ पर जैसे केमिस्ट्री में क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाने के लिए किसी उत्प्रेरक को मिला दिया जाता है, तो उसी प्रकार से शिक्षक जो है एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा, जो बच्चे की सीखने की क्षमता को, उसकी गतिशीलता को, उसके कौशलों को बढ़ावा देगा। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट है। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर दिया है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार सत्य नहीं है। तो क्या सत्य नहीं है, सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, तो ये बात सही है। यहाँ पर दिया है सभी बच्चे स्वभाव से सीखने हेतु प्रेरित होते हैं, तो ये भी पॉजिटिव है। बच्चे जो हैं व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से सीखते हैं, तो व्यक्तिगत की बात हो रही है, इंडिविजुअल बच्चों की बात हो रही है। अगर कक्षा में विभिन्न तरह के बच्चे हैं तो वो विभिन्न तरीकों से ही सीखेंगे, और यहाँ पर बात हो रही है कि अगर विभिन्न तरह के बच्चे कक्षा में हैं तो वो एक ही तरीके से सीखते हैं, ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर ये रॉन्ग है तो ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर नेगेटिव ढूंढना था, और नेगेटिव पॉइंट जो है ऑप्शन नंबर सी है, ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया है स्कूल के भीतर बाहर दोनों जगह सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है, तो ये अभी पॉजिटिव पॉइंट है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यक वाले जो वर्ग के बच्चे हैं उनको किस प्रकार की भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। तो यहाँ पर एनसीएफ बात करता है कि सभी का सम्मान करना चाहिए, सभी की मातृभाषाओं को सम्मान देना चाहिए। एनसीएफ बात करता है कि अगर बच्चे की मातृभाषा हिंदी है तो आप उसको हिंदी में ही ज्ञान दीजिए, ऐसा नहीं कि आप उसको इंग्लिश सिखा रहे हैं और बच्चा वो सीख नहीं पा रहा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, उनकी मातृभाषा में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का सही तरीका क्या है। तो सही तरीका क्या है,
यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा बात करता है कि दैनिक गतिविधियां बच्चों से करवाई जाएं, बच्चे स्वयं करके सीखें, बच्चों की जो विद्यालय का ज्ञान है वो बाहरी ज्ञान से जोड़ा जाए, तो यहाँ पर दैनिक गतिविधियां शामिल होती हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर बात हो रही है भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में अध्यापन की बात करना निरर्थक है। जिस कक्षा में विभिन्न प्रकार के या विभिन्न दृष्टिकोणों के बच्चे शामिल हैं या व्यक्तिगत भिन्नता जहाँ पर पाई जाती है तो वहाँ पर अध्यापन करना निरर्थक है, अर्थात वहाँ पढ़ाई नहीं हो सकती है। ये कहना गलत हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐसी कक्षाओं में सृजनशीलता होती है, बच्चे जो हैं एक दूसरे से भी काफ़ी कुछ सीख लेते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता जहाँ होती है ये एक संसाधन के रूप में कार्य करती है। तो भीड़ भाड़ की बात हो रही है, क्वेश्चन को घुमा कर दिया हुआ है, ये क्या है, एक संसाधन के रूप में कार्य करेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सृजनशील कक्षा होती है ऐसी। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। यहाँ पर दिया है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है बच्चे अगर फेल होते हैं तो वह अपनी असफलता को दर्शा रहे हैं, स्कूल की असफलता को दर्शाते हैं, समाज की असफलता को दर्शा रहे हैं या परिवार की असफलता को दर्शा रहे हैं। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि बच्चे फेल हो रहे हैं तो स्कूल की परीक्षाओं में फेल हो रहे हैं, अर्थात वह स्कूल की असफलता को ही दर्शा रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर दिया है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का लक्ष्य कैसा होना चाहिए। इस तरह का लक्ष्य राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में रखा गया है। गणित के करने की बात आ रही है, गणित शिक्षण की बात आ रही है, तो तार्किक ढंग से सोचना ये गणित शिक्षण का लक्ष्य होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है। तो अंग्रेजी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है नई शिक्षा नीति में। यहाँ पर बच्चे को शिक्षा किस में देनी है, मातृभाषा में देनी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है नई शिक्षा नीति क्या है, ये है NEP और ये क्या बात करती है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। इसके अनुसार सकल घरेलू उत्पाद GDP के कितने प्रतिशत खर्च किया जाएगा, शिक्षा पर कितना खर्च किया जाएगा, ये किया जाएगा 6%। तो यहाँ पर GDP कितना खर्च होगा, 6%। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये बात करती है नई शिक्षा नीति बहुभाषिकता की क्लास में, कक्षा में बहुभाषिकता पर बल देती है, बच्चों के सीखने पर बल देती है, मातृभाषा पर बल देती है। और NEP की बात करें तो यहाँ पर एजुकेशन पैटर्न क्या है, पहले चरण में कितना 5, 3 प्लस दूसरा चरण, तीसरा चरण +3 है और चौथा चरण जो है वो +4 का है। तो इस पैटर्न पर ये कार्य करती है। ये पैटर्न इस शिक्षा प्रणाली का रखा गया है। इसमें जो बच्चा है पहले स्तर पर क्या करेगा, कक्षा 1 और कक्षा 2 को पास करेगा। उसके बाद दूसरे स्तर में क्या आता है, उसमें बात आती है 3 से लेकर क्लास 5 तक की जो पढ़ाई है बच्चा वो दूसरे स्तर पर करेगा। और उसके बाद आता है तीसरा स्तर, तो इसमें 6 से लेकर 8 तक की शिक्षा उसको मिलेगी। चौथे स्तर पर आता है उसका 9, 10, 11 और 12 वाली जो क्लासेस हैं वो यहाँ से पढ़ाई पूरी करेगा। तो 4 चरणों में 4 स्तरों पर इसको बांटा गया है। और पहले चरण से जो पहले की एक एज होती है उसको क्या बोला जाता है, उसको प्री स्कूल बोला जाता है या आंगनबाड़ी बोला जाता है, या आप यहाँ पर बोल सकते हैं बाल वाटिका। और इसमें बच्चा क्या करता है, इसमें बच्चे की एज ली जाती है 3 से 6 वर्ष तक। और इसमें बच्चा सीखता है चीज़ों को, छोटी मोटी चीज़ें ओरल रूप से बच्चा जो है खेल खेल में सीखता है। और जो पहले स्तर की जो एज रखी गई है वो 6 वर्ष रखी गई है। इसी तरह से ये पैटर्न जो है एजुकेशन का NEP में डिवाइड हुआ है। नए एजुकेशन पॉलिसी में इस तरह का पैटर्न आया है। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है NEP 2020 में एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। NAC का क्या नाम है। तो यहाँ पर मूल्यांकन केंद्र की बात हो रही है, इवेल्युएशन सेंटर खोलने की बात हो रही है। इसका नाम रखा जाएगा क्या, परख नाम इसका रखा जाएगा। इसको बोला जाएगा राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र। यहाँ पर बच्चों का मूल्यांकन किया जाएगा, अर्थात उनको परखा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है नई शिक्षा नीति NEP 2020 के अध्यक्ष कौन है। तो इसके अध्यक्ष कौन है, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन जो है ये इसके अध्यक्ष हैं। ये कौन है, ये इसरो के प्रमुख चीफ हैं। इसरो के प्रमुख चीफ हैं, इनका नाम क्या है, इनका नाम है कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर दिया है नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पर बांटा गया है। तो कितने स्तर पर बांटा गया है, चलिए देख लेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा,
यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये है 5+3। मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया था +3 और +4 के पैटर्न पर स्कूली शिक्षा को जो है बांटा गया है। तो यहाँ पर 4 स्तर हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर दिया है नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। तो कर्नाटक जो है भारत का पहला राज्य बना है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ हम कर रहे हैं संपूर्ण सीडीपी एक ही क्लास में ख़त्म, और साथ ही अगर आपको एनईपी के कुछ क्वेश्चन पढ़ने हैं, एनसीएफ 2005 के कुछ क्वेश्चन पढ़ने हैं, तो उसका मैं आपको फटाफट रैपिड रिवीजन करवा दूंगी अलग से 2 वीडियो बनाकर। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन में बात की जा रही है, बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, ये कथन किसने दिया। विश्व में परिकल्पना की बात हो रही है या हेरफेर की बात हो रही है, इस तरह का क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो ये जो बात की है ये पियाजे ने की है। इन्होंने कहा है कि बच्चा जो है अपनी समझ रखता है और विश्व के बारे में एक संज्ञान बनाता है, एक परिकल्पना बनाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी प्रेरक अवस्था जो होती है वो कितने वर्ष की होती है। तो जन्म से लेकर जो 2 वर्ष तक की अवस्था होती है ये कहलाती है संवेदी क्रियात्मक अवस्था या सेंसरी मोटर एज। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दिया है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किससे संबंधित है। मैंने आपको कई बार बताया है कि आप जो है इन चारों चरणों की, चारों अवस्थाओं की जो है अलग अलग नाम दिए हुए हैं, उनको भी याद कर लेना। जरूरी नहीं कि यहाँ पर संवेदी प्रेरक ही लिख कर आए, इंद्रिय गामक अवस्था भी इसका नाम आ सकता है। तो इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, ये अवस्था होती है बच्चे की 0 से 2 वर्ष की अवस्था। केवल अनुकरण करके स्मृति और मानसिक निरूपण करता है। बच्चा क्या करता है, अपने माता पिता को देखकर ही ज़्यादातर चीज़ें सीखता है। तो यहाँ पर अनुकरण आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है, संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था के दौरान बच्चा अपने स्व केंद्रित चिंतन पर नियंत्रण करने में सक्षम हो जाता है। तो ये कौन सी एज होती है, ये होती है हमारी मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था। इसकी एज कितनी है, ये होती है 7 से 11 वर्ष की अवस्था। और इस अवस्था में बच्चा क्या है, तार्किक चिंतन जो है ये प्रारंभ कर देता है। तार्किक चिंतन करता है ये नहीं कहेंगे, तार्किक चिंतन प्रारंभ कर देता है प्रत्यक्ष चीज़ों को देखकर, जो चीज़ें उसके सामने हैं, जो घटनाएं सामने हैं, अर्थात बच्चा जो है स्व केंद्रित चिंतन भी करने लगता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर दिया है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार एक बच्चा तार्किक सोच में सक्षम हो जाता है। तो ये कौन सी अवधि है, अर्थात यहाँ पर सोचना प्रारंभ कर देता है, शुरू कर देता है, ये बात की जा रही है। तो ये अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष की अवस्था। यहाँ पर बच्चा जो है प्रत्येक चीज़ों को देखकर तार्किक सोच प्रारंभ कर देता है, उसमें सक्षम हो जाता है। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है, पियाजे के अनुसार मौजूदा योजनाओं में नई जानकारी को शामिल करना क्या कहा जाता है। तो बच्चे के पास क्या है, पूर्व ज्ञान है, और बच्चा क्या कर रहा है, अपने पूर्व ज्ञान में प्लस नया ज्ञान को जोड़ रहा है। यहाँ पर जोड़ रहा है, कोई नई चीज़ यहाँ पर वह बना रहा है। तो यहाँ से पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना क्या कहलाता है, ये कहलाता है यहाँ पर आत्मसातकरण। ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। बच्चा आत्मसात कर रहा है, अर्थात एसिमिलेशन कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है। जब भी नाम वाइगोत्स्की का आता है आप समाज को ध्यान में रखेंगे, सामाजिक अंतःक्रिया को ध्यान में रखेंगे और आंसर को टिक कर देंगे। सामाजिक अन्य क्रिया जो होती हैं ये संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण होती हैं। बच्चे का संज्ञान कब बढ़ता है, वाइगोत्स्की मानते हैं कि बच्चे का संज्ञान बढ़ता है जब वह समाज के साथ अंतःक्रिया करता है, तब वह बहुत ज़्यादा अच्छे से सीख जाता है। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे कब सीखते हैं। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे जो हैं वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं, अर्थात सामाजिकरण से सीखते हैं, समाजी अंतःकरण से सीखते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है क्या, बच्चे के सीखने की। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। वयस्कों और समवयस्कों के साथ सामाजिकरण से बच्चे जो हैं चीज़ों को ज़्यादा सीखते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर दिया है, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। तो सीखने को किससे अलग नहीं किया जा सकता, उसके सामाजिक संदर्भ से। बच्चा जो है केवल सामाजिक संदर्भ से ही सीखता है, ये मानना है वाइगोत्स्की का। तो उससे उसको अलग नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाज में रहकर ही बच्चा सीख सकता है, ये वाइगोत्स्की का मानना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर दिया है, किस अवस्था के प्रारंभिक वर्षों में सामाजिक भावना का अभाव रहता है। तो कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चे में सामाजिक भावना नहीं होती है।
ना तो सामाजिक होता है बच्चा और ना असामाजिक होता है। तो ये भाव कब होता है? ये होता है शैशव अवस्था में, जब उसे समाज का कुछ पता नहीं होता है, ना ही असामाजिकता का उसको पता होता है। बच्चा इस अवस्था में न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। अपने माता पिता से वह समाजीकरण का पाठ धीरे धीरे सीखता है और फिर बाद में समाज में आकर भी चीज़ों को अच्छे से सीख लेता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। शैशव अवस्था इसको बोला जाएगा। बात हो रही है कि इस अवस्था में नैतिक भावना का अभाव रहता है, तो कौन सी अवस्था में रहता है? कोहल वर्ग की बात हो रही है। नैतिकता की बात कोहल वर्ग ने की है, तो उन्होंने शैशव अवस्था इसको माना है और इसकी एज होती है 2 से 6 वर्ष। सभी मनोवैज्ञानिकों ने जो बाल्यावस्थाएं हैं, बच्चे के विकास की अवस्थाएं हैं, उनका क्रम अलग अलग रखा है, सबने अलग अलग माना है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 से 6 वर्ष की अवस्था शैशव अवस्था, जिसमें बच्चे को नैतिकता का ज्ञान नहीं होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर दिया है वैलेंटाइन ने किस काल को सीखने का आदर्श काल कहा है? तो आदर्श काल की बात हो रही है, ये होता है शैशव अवस्था। इसमें बच्चा बहुत अच्छे तरीके से सीखता है, ये बात की जा रही है। अवस्था जिसकी एज होती है 2 से 6 वर्ष की। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है प्रारंभिक विद्यालय आयु किस अवस्था को कहा जाता है? तो प्रारंभिक विद्यालय आयु जो कहा जाता है, ये बाल्यावस्था को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसकी एज होती है 6 से 12 वर्ष की। और आप कंफ्यूज नहीं होंगे, अनोखा काल जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? वो भी इसी अवस्था को कहा जाता है। बाल्यावस्था को अनोखा काल के नाम से भी जाना जाता है। आपको लगेगा कि आदर्श काल, तो आदर्श काल जो है वो शैशव अवस्था है और अनोखी काल की बात हो रही है तो वो हमारा बाल्यावस्था है। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यह स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है, तो स्फूर्ति अवस्था भी बाल्यावस्था को ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर दिया है टोली निर्माण की अवस्था किस काल को कहा जाता है? तो किस काल को कहा जाता है? टोली एज बोले या गैंग एज बोले, ये अवस्था होती है बाल्यावस्था। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। इसमें बच्चा जो है ग्रुप में समूह में खेलना पसंद करता है, गैंग एज इसको कहा जाता है। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर दिया है बालक के निम्न में से कौन सा सामाजिक संपर्क का स्रोत जो है सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला है? तो सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला जो काल है सामाजिक संपर्क का, वो बच्चे का परिवार होता है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर दिया है किस आयु काल में बच्चा अपने करियर के प्रति क्या होता है? दुखी रहता है, अर्थात कल्पना में जीता रहता है। तो ये कौन सी अवस्था हो जाएगी? कल्पना वाली जो एज हो जाती है जिसमें बच्चा अपने करियर को लेकर, अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहता है, ये होती है बच्चे की किशोर अवस्था। इस अवस्था में बच्चा तनाव और तूफान की अवस्था में रहता है। स्टेने हॉल ने भी बताया है कि तनाव और तूफान की जो अवस्था है वो किशोर अवस्था है और ये कल्पनाशीलता की भी अवस्था है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है किशोर अवस्था बड़ी संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। तो यह कथन किसका है? यह कथन है स्टैनले हॉल का। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। स्टैनले हॉल ने बताया कि किशोर अवस्था तनाव और तूफान की अवस्था है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर आप अवस्थाओं की जो आयु दी हुई है, कितना समय दिया हुआ है, वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि सभी मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग एज निर्धारित की हैं। यहाँ पर दिया है गंदी अवस्था कहा जाता है, तो बाल्यावस्था को गंदी अवस्था कहा जाता है जो 6 से 12 वर्ष है। इसमें क्या है, किसी ने 5 से 11 वर्ष भी दी है, किसी ने 6 से 12 वर्ष दी है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। इस अवस्था में बच्चा जो है गैंग में रहना पसंद करने लगता है, खेलना पसंद करता है, टोली बनाना शुरू कर देता है, समूह में रहता है। तो यहाँ पर बच्चा जो है अपने कपड़े, अपने आप को, खुद को बहुत गंदा रखता है क्योंकि वो खेलना बहुत पसंद करता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है एक बालक सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित कब माना जाएगा? यदि वह बच्चा पूर्णतः विकसित तब माना जाता है जब वह समाज में सही व्यवहार करना सीख जाता है, विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ व्यवहार क्या करना है उसको पता लग जाता है, तो बच्चा जो है पूर्णतः विकसित माना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है किशोर अवस्था का एक नया जन्म है जिसमें उच्चतर श्रेष्ठतर मानव देने वाली विशेषताओं का जन्म होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन स्टैनले हॉल का है। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पर नेक्स्ट में दिया है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्द का प्रयोग उपयुक्त है? विकलांग छात्र बोलना उपयुक्त है, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, या छात्र जिसका शरीर अशक्त है, या छात्र जो है वो मंदित है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। विकलांग नहीं बोलना है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम है, RPDWD एक्ट इसका नाम है। तो यहाँ पर क्या बोला जाता है, यहाँ पर
विकलांग नहीं बोला जाता, दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया जाता है। बी यहाँ पर करेक्ट है। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है किसे दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 में बढ़ावा दिया गया। तो यहाँ पर बढ़ावा दिया गया कि जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता हो और गैर भेदभाव को रखा जाए। यहाँ पर भेदभाव ना किया जाए, सबको सीखने के समान अवसर मिले। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है एक बालक जो है गर्म स्टोव को छूता है जिससे उसका हाथ जल जाता है, जिससे दोबारा वह उस स्टोव को नहीं छूता। बालक का यह व्यवहार कहलाता है। तो यह व्यवहार ही बालक का अधिगम कहलाता है, अर्थात उसने उससे अधिगम कर लिया कि अगली बार वह उसको छुएगा तो उसका हाथ अवश्य जल जाएगा। तो यहाँ पर उसने अधिगम किया, ये अधिगम व्यवहार के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अधिगम का मतलब होता है यहाँ पर सीखने से, बच्चे ने इससे कुछ सीख ले ली है, अर्थात सीख लिया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है अधिगम नहीं है। तो अधिगम क्या नहीं है? अधिगम बिना अभ्यास और अनुभव के व्यवहार परिवर्तन नहीं हो सकता है, ये बात आप मानेंगे। बच्चा अगर अभ्यास नहीं करेगा, अनुभव नहीं करेगा किसी चीज़ का, तो उसका अधिगम संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें नेगेटिव देखना था। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है शिक्षण अधिगम करवाते समय कौन कौन से तरीके उपयोग में लिए जाते हैं। तो सरल से जटिल की ओर जाते हैं, ये भी करेक्ट है। नवीन से पूर्व ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं, ये भी करेक्ट है। अधिक से अधिक ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, ये भी राइट है। और ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। इन सभी तरीकों का प्रयोग जो है शिक्षण अधिगम करवाते समय किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बात की जा रही है अर्थपूर्ण अधिगम महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो अर्थपूर्ण अधिगम की महत्वपूर्ण प्रक्रिया क्या है? यहाँ पर मीनिंगफुल लर्निंग की बात हो रही है। तो मीनिंगफुल लर्निंग जब होगी तो मानसिक प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा। नंबर जो 2 है ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दिया है अधिगम का मुख्य घटक क्या है। तो अधिगम का मुख्य घटक जो है अभिप्रेरणा हो जाएगा। आप अगर अंदर से अभिप्रेरित है, मोटिवेटेड हैं, तो यहाँ पर आप जो है अधिगम अच्छे से कर सकते हैं। तो अधिगम का मुख्य घटक जो है अभिप्रेरणा है। चलिए देख लेते हैं कुछ विकार संबंधित क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव कर रहा है बच्चा, और अक्सर चक्षु स्मृति का हास है। तो अभिज्ञान से संबंधित क्या है? यहाँ पर बच्चा बी को डी पढ़ रहा है और क्या पढ़ रहा है, एम को जो है वो डब्ल्यू पढ़ रहा है। तो यहाँ जो है वो लर्निंग संबंधी विकार है। तो लर्निंग का विकार है तो क्या आएगा? लर्न संबंधी विकार होता है तो ये होता है डिसलेक्सिया। लेक्सिया मतलब लर्निंग। आप इससे बस ये हिंट ले लेंगे। ऑप्शन नंबर जो ए है या 1 है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर दिया है विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी है। बच्चा अच्छा नहीं लिख पा रहा है, उसका लिखने संबंधी समस्या है। तो क्या हो जाएगा? लिखना, अर्थात ग्राफ बनाना। और ग्राफ कब बनाएंगे? जब आप पेन चलाएंगे, और पेन चलाएंगे तो लिखने संबंधी विकार यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर एक ट्रिक आप याद रख लेंगे, जब भी आप ग्राफ बनाते हैं तो आप पेन का इस्तेमाल करते हैं, तब आप कोई ग्राफ बनाते हैं अर्थात कुछ लिखते हैं, तो डिसग्राफिया अर्थात लिखने संबंधी विकार इसको बोला जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर दिया है वाक व भाषा संबंधी विकार बच्चे को है, तो क्या कहलाएगा? ये विकार कहलाता है यहाँ पर अफेजिया। मैंने आपको बोला था जिसमें फेस का इस्तेमाल किया जाए, अर्थात फेस का इस्तेमाल किया जाए, तो बात फेस की हो रही है, अर्थात अफेजिया आप इसको बोलेंगे। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर दिया है डिस्थीमिया। तो डिस्थीमिया का मतलब होता है गंभीर तनाव की अवस्था। तनाव संबंधी विकार जो है ये डिस्थीमिया कहलाता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है पेवलोव का सिद्धांत क्या कहलाता है। तो पेवलोव का जो सिद्धांत है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत कहलाता है। क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत ये कहलाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों पाई जाती है। तो ये पाई जाती है वंशानुक्रम और वातावरण के बीच जो अन्य क्रिया होती है उसके कारण व्यक्तियों में भिन्नता पाई जाती है। कुछ बच्चा जो है अपने माता पिता पर चला जाता है, और कुछ वातावरण उसमें मैटर करता है कि बच्चा एक दूसरे से भिन्न है। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर दिया है सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित होती है। तो सृजनात्मकता मुख्य रूप से अपसारी चिंतन से संबंध रखती है, अर्थात जो है बच्चा एक समस्या के एक से अधिक समाधान यहाँ पर निकाल रहा है, खोज रहा है, तो ये कहलाता है अपसारी चिंतन। अर्थात उसका जो ज्ञान है वो यहाँ पर फैल गया है, उसका विस्तार हो गया है, तो यहाँ पर अपसारी चिंतन कहलाता है। यहाँ पर दिया है सृजनात्मक उत्तरों के लिए क्या आवश्यक है। बच्चा सृजनात्मक उत्तर कब दे सकता है? जब मुक्त उत्तर वाले प्रश्न उसको मिलेंगे, अर्थात यहाँ पर एक से वह अधिक उत्तर एक प्रश्न के दे रहा है, एक से अधिक दे रहा है, तो बच्चा जो है वो सृजन
शीलता का यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा है, उदाहरण दे रहा है। ऑप्शन नंबर जो है बी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है। तो आउट ऑफ बॉक्स जो चिंतन है ये किससे संबंधित है, ये अपसारी चिंतन से संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दिया है क्लोज एंडेड किससे संबंध रखता है। तो क्लोज एंडेड जो है ये अभिसारी चिंतन से संबंध रखता है, अर्थात एक समस्या है और उसका एक ही यहाँ पर हल मिल रहा है, एक ही समाधान है, तो ये कहलाता है अभिसारी चिंतन। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर दिया है समस्या का एकमात्र समाधान किससे संबंध रखता है। एक समस्या है और उसका एक ही मात्र समाधान मिल रहा है, तो ये भी अभिसारी चिंतन का उदाहरण है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दिया है किसी समस्या के एक से अधिक हल होने पर कौन सा चिंतन होगा। तो अगर एक समस्या है और उसके हल एक से अधिक हैं तो वो अपसारी चिंतन कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर दिया है कोई बच्चा रचनात्मक तरीके से सोचता है, इनमें से कौन सा चिंतन होगा। बच्चा जो है रचनात्मक तरीके से सीख रहा है या सोच रहा है, तो यहाँ पर अपसारी चिंतन होगा। एक से अधिक आंसर देने के लिए उसमें क्रिएटिविटी हो रही है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं शीर्षगामी सिद्धांत क्या होता है। तो शीर्षगामी सिद्धांत जो है विकास का, ये भी यहाँ पर जान लेते हैं। कोई पॉइंट रहना नहीं चाहिए, तो ये होता है यहाँ पर सेफोकोडल, इसको बोला जाता है सेफलोकोडल, और ये होता है बच्चे के सिर से पैर की तरफ विकास को बोला जाता है। हेड टू टो इसका नाम होता है, सिर से पैर तक विकास। अगर सिर से पैर तक विकास हो रहा है तो ये शीर्षगामी सिद्धांत है या सेफलोकोडल इसको बोला जाएगा। दूसरा होता है बच्चे का अधोमुखी विकास क्या है, या इसको प्रोक्सी मोडिस्टल भी बोला जाता है, और ये क्या होता है, ये होता है केंद्र से बाहर की ओर। केंद्र से बाहर की ओर बोलेंगे इसको, अर्थात सेंटर से छोर की तरफ, तो ये बोला जाएगा यहाँ पर। जब शीर्षगामी सिद्धांत के बारे में बात आती है तो कैसे बच्चे का सबसे पहले मस्तिष्क का विकास होता है, फिर उसके हाथ पैर चलने शुरू होते हैं, फिर पूरी बॉडी जो है एक साथ मूवमेंट करना सीख जाती है। बच्चे का पहले सर का विकास होता है जब माँ के गर्भ में बच्चा आता है, और उसके बाद धीरे धीरे संपूर्ण बॉडी का उसका विकास हो जाता है। कहते हैं केंद्र से बाहर की तरफ, तो जब बच्चा जो है माँ के गर्भ में आता है तो सबसे पहले क्या होता है, उसकी हार्ट बीट बनना शुरू होती है। हार्ट बीट बच्चे में पहले आती हैं, उसके बाद क्या होता है, उसके हाथ पैर बाहर वाले अंग जो हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं केंद्र से बाहर की तरफ विकास। तो ये 2 पॉइंट थे, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। इससे भी बहुत क्वेश्चन आपके बनते हैं। आपके 2 टॉपिक और नए हैं जो पिछली बार एग्जाम में आए थे, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में इससे क्वेश्चन आए थे। एक था कैरल गैलिगन का नारीवादी सिद्धांत, और दूसरा था महारत लक्ष्य और लक्ष्य उन्मुख सिद्धांत। तो इन दोनों टॉपिक को अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। इन पर आपको शॉर्ट वीडियो मिल जाएंगी जो 2-3 मिनट की वीडियो हैं। आई होप क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। ये दोनों टॉपिक नए थे तो इनको भी कर लेना। पूरी क्लास यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। संपूर्ण पेडागोजी के जो मेन टॉपिक थे जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं वो हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। इस क्लास को 1-2 बार आप देख लेंगे तो आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। चैनल को इसी तरह से प्यार दीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।